भारत का ये अद्भुत विपक्ष नेता बुद्धिहीन, दिशाहीन, संस्कारहीन, जिसको राजनीति का एबीसी भी नहीं पता, भारत का तो पता ही नहीं हो सकता है इस फैमिली को। इंडिया का थोड़ा बहुत पता हो सकता है। और ये कल बेशर्मी से भारत के प्रधानमंत्री को कायर बोल रहा था। चीन को भारत ने अपनी भूमि का टुकड़ा पकड़ा दिया है। शब्दावली भी देखो इसकी। भारत का प्रधानमंत्री कायर है। पता नहीं क्या 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 समय समय पर ये बोलता रहा है और मुंह की खाता रहा है। ये बेशर्म, दिशाहीन अपोजिशन का नेता, ये पप्पू, ये राहुल गांधी इस देश को तबाह करने पर लगी हुई पीढ़ी का 5वां चिन्ह, आखिरी शहजादा राजकुमार, ये भूल जाता है कि उसको क्या बोलना है, क्या कहना है। चीन को भारत की भूमि का टुकड़ा दे दिया है। चीन को वापस अपनी जगह पहुंचने के लिए, यद्यपि वो भारतीय सीमा में आए नहीं थे, नो मैन लैंड के ऊपर उनका मुकाबला हुआ है भारत के साथ। केवल गलवान के अंदर एक टेंट लेकर के आए थे, लगाने की कोशिश की थी। हमारे वो संतोष बाबू और वो सैनिक किस तरीके से भिड़े हैं। शहादत हुई है हमारे सैनिकों की, और उसके बाद 100 से ऊपर सैनिक उनके मारे गए हैं और कितने जख्मी हुए हैं। शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा को निभाने वाली भारतीय सेना का अपमान, यद्यपि भारतीय सीमा में नहीं वो आए थे, बीच में एक नो मैन लैंड है बड़ी सी, एलएसी पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है, तो भी वहीं पर उसकी गर्दन को पकड़ने चले गए थे। पर पता नहीं था कि चीन समझौतों को ध्यान में न रख करके वो बॉडी के ऊपर शस्त्र से हमला करेंगे। कर चुके, एक बार हो गया। उसके बाद और उस भारत की शहादत के बाद और उनकी तबाही के बाद भारत ने काउंटर किया। कैलाश के उन हाइट्स के ऊपर, उन पहाड़ियों के ऊपर अपना मोर्चा बना लिया जो कभी आज तक नहीं था। भारत की रेंज में चीन आ चुका था, डरा हुआ था। गीदड़ भभकियां तो वो देता ही रहता है। वैसे भी सारी दुनिया को अनेक्स करना, साम्राज्य में लेना चीन की शुरू, ये जो आज का चीन है ये भी नहीं था, आधा भी नहीं था। और आज सारी दुनिया को चीन बनाने में, चीन का नेतृत्व के अंतर्गत लाने में चीन की नीति वो स्पष्ट दिखती है, स्पष्ट दिखती है। आज मेरा विषय वो नहीं है। लेकिन जिस चीन को जाने पर मजबूर कर दिया, कभी सुना है चीन की सेना पीछे हटी हो? कभी सुना है किसी ने आज तक के इतिहास में? जिस प्रधानमंत्री को वो कायर कह रहा था, वो प्रधानमंत्री जो उस समय बॉर्डर के ऊपर जाकर के सेना के साथ खड़ा था, एक बार नहीं अनेक बार, और इस सेना को लेटेस्ट वेपन्स प्रोवाइड करने वाला ये पहला प्रधानमंत्री, एक नहीं अनेक बजट के ऊपर, फाइनेंस, डिफेंस बजट के ऊपर इतना फाइनेंस देने वाला पहला प्रधानमंत्री, और भारत की शौर्य और वीरता वाली सेना का मान सम्मान बढ़ाने वाला, भारतीयों के अंदर उनके प्रति अच्छा भाव लाने वाला, उस तरफ विचार रखने वाला, समय समय पर सेना के सेनापतियों के साथ, तीनों सेनाओं के साथ बैठने वाला, विचार करने वाला, चिंतन करने वाला। और जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को घर में जाके मारा हो, जिस प्रधानमंत्री ने, जिस चीन की फौज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया हो, उसको तुम कायर बोल रहे हो? भारत की भूमि दे दी, ये भूल गया कि इसके
सो कॉल्ड नाना ने, नेहरू ने 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन 1962 में जब चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया था उसने ले ली थी, हड़प ली थी और आराम से ये बैठ गया था, आराम से बैठ गया था। कहीं प्रोटेस्ट सारी दुनिया के अंदर कोई नहीं किया। उसके पहले 3 साल पहले चाइना तिब्बत को अनेक्स करता है, अपने अंदर मिलाता है, कब्जा करता है। चीना का तिब्बत का विशाल क्षेत्रफल, भारत की छत कही जाने वाली तिब्बत, त्रिविष्टप, जो हमेशा भारत के साथ रही, यद्यपि वो बफर स्टेट हमेशा ही स्वतंत्र रही, लेकिन भारत की सीमा के ऊपर, भारत और तिब्बत की सीमा के ऊपर एक सिपाही नहीं होता था, इसलिए कि तिब्बत भारत को अपना गुरु देश मानता है। चीन तिब्बत को जीतकर भारत की सीमा पे आ गया था। इतना क्षेत्र 44,000 वर्ग किलोमीटर लेने के बाद भी उसकी नजरें अरुणाचल पर। इतना ही नहीं, भारत की वो 7 स्टेट्स, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, इन सब के ऊपर उसकी नजर है। आज भी वो बोलता है। अरुणाचल के अंदर भारत का राष्ट्रपति जाता है तो वो ऑब्जेक्ट करता है, ये डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान को तो कश्मीर डिस्प्यूटेड का जवाब मिल गया अच्छी तरह से। वो भी किसने दिया? 370-35 से लाने वाला 70 साल के बाद कौन बहादुर प्रधानमंत्री? मोदी। उसको ये कायर कह रहा है, जीती हुई सेना, बढ़ती हुई सेना। ये जो आज पीओके का थोड़ा सा इलाका पाकिस्तान के पास है, सुना है कभी दुनिया के अंदर? एक स्टेट थी नेहरू के पास, बाकी सब पटेल ने सारा सॉल्व कर लिया था, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया था, इकट्ठा कर दिया था, आराम से कर दिया था। कहीं 1-2 प्रॉब्लम आए भी तो उनको अच्छी तरह से अपनी शक्ति का परिचय दे करके कर लिया था। एक स्टेट, इसके खानदान के व्यक्ति पहले, वो प्रधानमंत्री जिसको कोई देशभक्ति से लेना देना नहीं था, अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड लीडर, एक लाठी जिसने अंग्रेजों की खाई नहीं। उस समय की कांग्रेस के प्रांत की सभाओं ने, समितियों ने जिसका नाम रिकमेंड नहीं किया था प्रधानमंत्री के लिए, 15 में से 12 ने पटेल का नाम किया और 3 ने ये कहा, गांधी जी जो आपको अच्छा लगता है। उन्होंने भी 3 ने नेहरू का नाम रिकमेंड नहीं किया। गांधी की कृपा से बना हुआ प्रधानमंत्री नेहरू 44,000 वर्ग किलोमीटर अपना ही नहीं देता, 3 साल पहले तिब्बत के ऊपर कब्जा होने देता है और इंटरनेशनल मंच के ऊपर कोई बात नहीं उठाता। उसका आज हम भुगतान कर रहे हैं। और आगे बढ़े, अभी गलवान हुआ, चाइना का गुलबान, हमारी सेना ने तो उनको जवाब दे दिया, दुगना तिगना 4-5 गुना ज्यादा दे दिया। उनको परमवीर चक्र भी मिला है, शौर्य चक्र भी मिले हैं उन शहीदों को, गलवान में हुए शहीदों को, कि किस प्रकार से काउंटर इन्होंने करके और किस तरह से उनकी तबाही की है। ऐसा करने वाला प्रधानमंत्री, आर्मी को पूरी तरह से लेटेस्ट वेपन्स देने वाला और भारत का मान सम्मान सारे विश्व के अंदर बढ़ाने वाला। अरे अभी कोरोना था, वैक्सीन, पहला कंट्री प्रधानमंत्री जिन्हें 2 वैक्सीन तैयार की। सुना है कोई प्रधानमंत्री जहां वैक्सीन बन रही हो कुछ देर पहले विजिट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, एक एक बात की चिंता कर रहा है। 22 घंटे काम करने वाला, 20 घंटे काम करने वाला अनथक प्रधानमंत्री और सारी दुनिया को जवाब देने वाला और बराबरी पर मित्रता करने वाला, और एक पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट करने वाला, कौन बच गया उसके साथ? ये चीन तो रहेगा। चीन भी कुछ सीमाओं के बाद अब उसने पूरी तरह से अब वो नहीं खड़ा, भारत की शक्ति को वो भी जानता है। कहीं कहीं वो अब चीन, भारत, पाकिस्तान, अब उस पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है? और चीन के साथ तो सारी दुनिया में कोई भी नहीं खड़ा। और इन दोनों के साथ निपटने के लिए सेना को सुसज्जित करना, तैयार करना, हर चीज उनको प्रोवाइड करना। सारी दुनिया
मोदी को अप्रिशिएट कर रही है, उसको वर्ल्ड लीडर मांग रही है, और ये भारत का कपूत, ये राजकुमार, ये दिशाहीन संस्कारहीन पप्पू बुद्धिहीन, ये अपने प्रधानमंत्री को कायर है कह करके, और जो कुछ भी बोलता है ये, राफेल के टाइम में ये क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में इसको मुंह की खानी पड़ी, अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा। कितना झूठ, कब कब किस किस समय, पता ही नहीं इस बंदे को बोलना क्या है। डिसेंसी तो छोड़िए, स्तर तो है ही नहीं, यही नहीं पता बोलना क्या है। इसको जबरदस्ती इस देश के ऊपर थोपने वाली वो मां भी सोचती होगी कैसा लाल पैदा किया है मैंने, जिसको कुछ भी पता नहीं चलता। मैं तो सोचती थी कि उंगली पकड़ के आगे लाई हूं तो आगे ये कर लेगा, लेकिन इसने करना क्या है, ये तो पार्टी का पूरी तरह से जो बेड़ा है उसको डुबो रहा है, वो दिख रहा है हमें। लेकिन मुझे केवल इतना कहना है, नेहरू के कारनामे देखो, उसने तिब्बत के समय और 62 में इंडिया के क्या कितना एरिया दिया। इधर कश्मीर में हमारी सेना जीत रही थी, कश्मीर बहुत सारा जा चुका था, फिर पटेल और इंटरवीन ना करता, और उस समय के सेनापति को अगर ये ना बोलता सेना को वहां लैंड करो, केवल एक कश्मीर का एयरपोर्ट बचा हुआ था, उस समय अगर वो आर्मी लैंड ना करती और एमुनिशन की पेटियां उठाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय मधोक के नेतृत्व में, मधोक, बलराज मधोक के नेतृत्व में, जो लाहौर डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर थे और छोड़ करके संघ का काम करने वहां आए थे, उनके नेतृत्व में वो स्वयंसेवक पीठ पर उठा करके वो एमुनिशन की पेटियां फौजियों के पीछे पीछे ना चलते, साथ साथ ना चलते, तो शायद कश्मीर, जम्मू कश्मीर जा चुका होता। और थोड़ा 24 घंटे 48 घंटे और मिल जाते तो ये पूरा पीओके कहीं भी ना दिखता, गिलगित बाल्टिस्तान भी ना दिखता, क्योंकि ये तो मामला अब 24 घंटे रखा रह गया था। बाल्टिस्तान को भी उसने बाद में कब्जा किया, गिलगित तो बिल्कुल भारत के साथ लगा हुआ, सारा भारत ही भारत की स्टेट जम्मू कश्मीर, कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन कुछ सुना है दुनिया के अंदर जिसकी सेनाएं आगे बढ़ रही हो, वो देश यूएन में जाकर के चिल्लाए, रोए, बिलखे और गिड़गिड़ाए, हमें बचाओ पाकिस्तान से, हमारा फैसला करो। ऐसा मूर्ख पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने कितने पाप किए हैं मैं कितने गिनाऊंगा, कभी नेहरू का अलग से चैप्टर लेंगे तो आप घृणा करेंगे उससे। मेरे जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पुस्तक आई है, जम्मू कश्मीर की अनसुलझी पहेली का सुखद अंत, क्योंकि बीच में 5 अगस्त आ गया था लिखते लिखते, जब 370 और 35 से भारत के इस सशक्त यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक को मिटा दिया था। नेहरू से लेकर आगे बढ़ते जाए, मैं बीच में जा नहीं रहा। आज मेरा विषय ये राजकुमार है, ये पप्पू है, ये बोलता क्या है, किसान पीछे नहीं हटेंगे। तुम कहां कहां खड़े हो जाते हो। कल मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया, सब कुछ बोल के रख दिया, सब कुछ सामने ला के रख दिया। ये आंदोलन जीवी जो हर जगह दिखते हैं, वो शाहीन बाग हो, वो जेएनयू हो, वो जामिया मिलिया हो, वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ हो, वो बंगाल हो, वो असम हो, ये आंदोलन जीवी और परजीवी, एक शब्द दिया है उन्होंने, ये आंदोलन जीवी परजीवी बनकर, यानी खून चूसने वाले, इस देश का खून चूसने वाले लोगों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी नजर आती है। और जिस सेना का सम्मान करना चाहिए, उस सेना के सेनापति से ये पूछती है, एयर स्ट्राइक कहां हुआ, हमें बताओ, सबूत दो। अरे कोई भी स्ट्राइक इंडिया की, क्या एयर स्ट्राइक, क्या बालाकोट स्ट्राइक, कोई भी स्ट्राइक जो इंडिया ने की है, तुम सेनापति की इंटरव्यू, वहां के डीजीएमओ की इंटरव्यू और स्टेटमेंट आ जाने के बाद तुम देश के सेनापति को ये पूछ रहे हो। और इतना ही नहीं, इसी पार्टी के एक लाल दीक्षित ने, संदीप दीक्षित ने
क्या कहा था? भारत का सेनापति गली के गुंडों की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर बॉर्डर के ऊपर अब फ्री ऑपरेशन जीरो वो संचालित कर रहा था। विदेशों से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले उन आतंकवादियों को उड़ा रहा था, भारत की भूमि को टच नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वहां पर पत्थर मारने वालों का वो प्रबंध कर रहा था जो सेना पर मार रहे थे, और ये पत्थरबाजों के साथ खड़ा था। ये कांग्रेस अपने ही देश के बच्चे हैं, उनको कोई बात नहीं। उनके ऊपर कौन सी बुलेट मारी थी? उनको केवल उनके पांव को लगने के बाद मामूली सा वो जख्म हो सकता था। वो सेना को पत्थर मारे, भारत के सम्मान के ऊपर इतना बड़ा वार हो, और भारत का सेनापति उनको पीछे करने के लिए और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। ये कब होता था? जब भारत के आतंकवादी कश्मीर के अंदर ये घुसे हुए आतंकवादियों को घेर लेते थे, जब पता चलता था कि यहां पर है, और उन आतंकवादियों और सेना के बीच में ये खड़ी हो जाते थे, वहां के कुछ खरीदे हुए वो मतस्वी लोग, वो फैनेटिक लोग, वो जिनका एक ही लक्ष्य है सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है, ऐसा वो स्वप्न लेके चले हुए। ऐसा पूरा इतिहास उनका ये बताता है। उन लोगों की शय पर, पाकिस्तान के पैसे पर, वहां के नौजवान के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे थे, और उस जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान को अब आईएएस निकलने लगे हैं, आईपीएस निकलने लगे हैं। पहली बार वहां इलेक्शन हुआ है, पहली बार लोकल बॉडीज का, पंचायतों का, जिला समितियों का नई लीडरशिप आ रही है। मेरा आज वो विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर को फिर से लेंगे, देखेंगे। अभी मैं ये कह रहा हूं कि इनको शर्म नहीं आती कि भारत के प्रधानमंत्री को समय समय पर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना? वो प्रधानमंत्री जो सारी दुनिया के अंदर सम्मान का केंद्र बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, रिसर्च को कर रहे हैं कि ये किस मिट्टी का बना है, 20-22 घंटे अनथक काम करने वाला विदेश से आकर यहां लैंड करेगा और सीधा बेंगलोर की सभा में चला जाएगा। ये वहां जाकर के होटलों में नहीं रहते श्रीमान जी, इनका समय ही उतना ही होता है, उतना ही समय है जाना, और अलग अलग देशों में जाकर के जो भी करते हैं वो सब लोगों के सामने है। मुझे मोदी के पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। देश देख रहा है, देश ने हर इलेक्शन के अंदर देखा है, 14 में भी देखा, 19 में भी देखा है, 24 में भी देखेगा। ये जिन किसानों के साथ खड़े हैं, उन किसानों के साथ कौन खड़े हैं? खालिस्तानी। सब कुछ सामने आ गया। इंटरनेशनल एजेंसीज जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, इंटरनेशनल षड्यंत्रकारी वो एजेंसीज और वो देश जो ये नहीं चाहते कि भारत एक सुपर पावर बने, और इसलिए भारत को अंदर से हमेशा डिस्टर्ब किया रखे, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे जो उनकी उन्नति को बाधा करे, बाधा बने। ऐसा सब सोच करके करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वो देश, वो एजेंसीज, वो तत्व, और भारत के इन खालिस्तानियों के साथ, जिहादियों के साथ माओवादी मिले हुए थे, अब खालिस्तानी भी मिल गए। पीएफआई, आईएसआई का तो पहले ही सब कुछ सामने है। उस किसान आंदोलन में शाम को क्या अय्याशी होती थी, क्या शराब बनती थी, क्या सुख साधन थे, क्या कुछ था वहां पर, सारी दुनिया ने देखा है। वो आंदोलन नहीं था भाई, वो केवल मोदी को डिस्टर्ब करने वाला के लिए, चूंकि मोदी के लिए अब कोई प्रश्न नहीं बचा यहां की ऑपोजिशन के पास। सारी अपोजिशन मिलकर के मोदी के घुटने तक भी नहीं आ रही, तो आप ये हथकंडे अपनाओगे, किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाओगे। मैं फिर किसान आंदोलन के अंदर कुछ 2-3 दिनों के बाद एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा, ये सारे कारनामे इनके बताऊंगा। आज मुझे इतना ही कहना है, ये पप्पू कुछ भी बोलता है, और जब गलवान के ऊपर पाकिस्तान नो मैन लैंड के अंदर आगे बढ़ा था, और जहां हमारे शहीदों ने, हमारे सैनिकों ने शहादत दे करके वहां भी नहीं आने दिया, और अब वो वापस जा रहे थे। और ये गुलबान के समय कहां गए थे श्रीमान जी? भारत में चाइना के एम्बेसडर को मिलने गए थे।
क्या हो रहा है बॉर्डर पे, मुझे भी बताओ। चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप यहां पे, यहां के रक्षा मंत्री के पास जाते, प्रधानमंत्री के पास जाते, पूछते मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। तुम चाइना के एम्बेसडर से पूछोगे। 2008 में तुम्हारी पार्टी ने चाइना के पीएलए के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू किया हुआ है, समझौता किया हुआ है। किसी देश की पार्टी ने, ये वो पार्टी जो एक अंग्रेज ने शुरू की, ये वो पार्टी जो एक अंग्रेज की हाथ में हिंदुस्तान में इस समय चल रही है, विदेशी के हाथ में। और ये पता नहीं क्या है, ये किस जाति का है, क्या है, जनेऊ कहां पहनता है, क्या करता है, क्या बोलता है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, पर इसकी बुद्धि की चर्चा तो होगी ना, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। बुद्धिहीन हो तो चलेगा, देशद्रोही नहीं चलेगा। तुम चाइना के साथ खड़े हो और उनके साथ समझौते कर रहे हो, चाइना की पीएल पार्टी के साथ, और चाइना के हमले के बाद एक बार तुमने भारतीय सेना के सम्मान में एक शब्द नहीं बोला, तभी से बोलना शुरू कर दिया, बकवास करना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। तुम चाइना के प्रतिनिधि हो, यहां पर भारत के प्रतिनिधि हो। याद करो अटल बिहारी वाजपेयी को, याद करो उन सब लोगों को जिन्होंने इससे पहले, नरसिम्हा राव ने भी विदेशों के अंदर यूएनओ में अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को भेज करके अपना विषय जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट किया था। उनसे तो इसने क्या सीखना है। ये बुद्धिहीन तो है ही है, संस्कारहीन भी है, और लेकिन अब गद्दारी की बू भी आने लगी है। चाइना की गोदी में बैठा हुआ ये राजकुमार भारत के अंदर उनके विषय को आगे बढ़ाने वाला, उनके हितों को आगे बढ़ाने वाला, एक बार भारत के पक्ष में, भारत की सेना के पक्ष में, भारत के प्रधानमंत्री के पक्ष में, उसके शौर्य और वीरता के पक्ष में, और सारी दुनिया के अंदर जिसने इस देश को कहां से कहां ऊपर तक ले आया है, वो उसके पक्ष में एक शब्द नहीं इन लोगों से निकलता। पर खैर, ऐसे आंदोलनजीवी और परजीवी एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ पहले हुए हैं, कुछ इन 7 सालों में 2-3 बार हो चुके हैं, इसमें भी होंगे, आगे भी। वो अगर हिम्मत करेंगे तो जब तक मोदी है मुमकिन है वो नहीं कर पाएंगे, वो फिर एक्सपोज होंगे। ऐसे एक एक करके, थोड़े थोड़े करके उनका अंत होगा। जिस मोदी को वो तानाशाह बोलता है, उसको शर्म नहीं आती। उसकी दादी ने 1975 के अंदर 26 जून को इमरजेंसी लगा करके सारे नियम कानून सब स्थगित कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इस पागल को यह समझ नहीं आती जिसने मीसा लगाकर MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेरे पर भी था। मेरी आयु भी 22 साल की थी, मैं भी 19 महीने अंडरग्राउंड रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था। इसको पागल को यह नहीं पता कि इसने मीसा का मतलब क्या था। नो अपील नो दलील, नो अपील नो दलील। कोई भी कहीं भी आप किसी कोर्ट में ये पूछ भी नहीं सकते कि मेरे घर से मेरे उठा के ले गए पति को कहां रखा है, बेटे को कहां रखा है, मेरी बहन मेरे भाई को कहां है। मीसा जिस पर लगता था उसके लिए यह बताना जरूरी नहीं था। कोठरियों में डाल दिया गया, कट कर दिया गया। कभी अंग्रेजों ने सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के महान सम्राट वीर सावरकर को काला पानी भेजा था, और भी जेलें यहां भी उनकी बहुत भयंकर थी, एक नेहरू और गांधी की जेल को छोड़कर। और 1975 में 21 महीने की वो इमरजेंसी, और उसके अंदर कितने घर तबाह हुए, कितनों की नौकरियां चली गई, कितना अत्याचार हुआ, किस प्रकार के सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मुट्ठी में ले लिया गया। वो तानाशाह दादी को भूल गया वो। तुम मोदी को तानाशाह कहोगे जो कुछ भी कर रहा है, और ये कहते हैं करो भाई आपका राइट है, लेकिन वायलेंस नहीं, लेकिन देश के विरुद्ध आवाज नहीं,
इस किसान आंदोलन के अंदर देश के विरुद्ध आवाज लगती हुई आई, उन अपराधियों को छोड़ने की आवाजें भी आई, सब कुछ हुआ। किसान आंदोलन के विषय में मैं फिर आपसे बात करूंगा। आज मुझे इतना ही कहना है कि इस देश का ये सौभाग्य है कि जो सशक्त नेतृत्व, दिशा वाला नेतृत्व, मैं 70 साल के बाद नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये 800 साल के बाद ऐसा नेतृत्व इस देश के अंदर आया है जो भारत की आत्मा को समझता है, भारत की संस्कृति सभ्यता को प्यार करता है। एक तरफ याद करिए वो नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय जल रहे थे, बहुत लाइब्रेरी की लाखों बुक्स जल रही थीं। दूसरी तरफ ये भारत के नवनिर्माण में लगे हुए लोग, उन लोगों को अच्छे नहीं लग रहे जो गद्दार हैं, जो बिकाऊ माल है, जो दिशाहीन है, जो केवल वोट की राजनीति के लिए देश को कुर्बान कर सकते हैं, देश के मान सम्मान को कलंकित कर सकते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से बचिए। इस पप्पू का तो कोई ऐसा नहीं है, ये पप्पू तो जाने ही वाले हैं। पप्पू के साथ जो और जुड़े हुए, जो इसको आगे करके ये स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं इससे, चूंकि अपनी बुद्धि तो इसकी है नहीं, तो इसलिए कुछ भी बोलता है, बदनाम होता है, अपमानित होता है, लोग मजाक करते हैं। ऐसे मजाक के विषय के ऊपर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी चूंकि ये विषय देश के प्रधानमंत्री के साथ, इस देश के मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपके सामने आज का ये विचार रखा। अगर ये कल की इस स्टेटमेंट के ऊपर मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरी भावनाएं आप तक पहुंची हों और आपको अच्छी लगी हों, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।